हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनिया पर। आज हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, रेडियन एंड डिग्री मेजर, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में वो है डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको आप काफ़ी जो है अच्छे से समझिएगा। सम क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है positive and negative angles. If we take a ray and rotate it anti-clockwise, the angle formed is positive, and if we rotate it clockwise, the angle is negative. तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस में ये सीखा है कि एंगल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। अगर टू रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वो कॉमन होता है तो एक एंगल फॉर्म होता है। ये आपको एलिमेंट्री क्लासेस में इस तरीके से एंगल की डेफिनेशन बताई जाती है। तो अगर आपके पास एक इनिशियल रे है और उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा हुआ है किसी एक्सटेंट तक, तो जो आपको एंगल बनकर मिलता है वो पॉजिटिव एंगल कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक इनिशियल रे है और उसको आपने रोटेट करा, बट इस बार आपने उसको क्लॉकवाइज रोटेट करा, तो जो एंगल फॉर्म होगा वो थीटा नेगेटिव होगा, वो एंगल नेगेटिव होगा। जो इनिशियल रे होती है उसको इनिशियल साइड कहते हैं, और रोटेट करने के बाद जब आपकी इनिशियल साइड किसी दूसरी पोजीशन पर पहुंचती है तो उसे हम टर्मिनल साइड कहते हैं। और जो ये पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं इनिशियल रे हमारी OA थी और हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन दिया, एक कंप्लीट रोटेशन दिया, और उसके बाद हमने कुछ इसको फर्दर रोटेट करा। तो देखिए यहाँ पर ये 360 डिग्री रोटेट कर गया, उसके बाद फर्दर ये मान लेते 20 डिग्री और फर्दर ये रोटेट करा, तो टोटल एंगल पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि हमने जो हमारा जो रोटेशन था वो एंटी क्लॉकवाइज था। जबकि अगर हम सेम प्रोसीजर फॉलो करें, बट इस बार हम अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये कंप्लीट रोटेशन हुआ 360 डिग्री एंड प्लस 20 डिग्री, लेट्स से प्लस 20 डिग्री और एक्सटेंड हमने करा, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो -380 डिग्री बनेगा, 360 प्लस 20। बट क्योंकि रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज है तो ये एंगल हमारा नेगेटिव बनेगा। आइए देख लेते हैं रेडियन एंड डिग्री मेजर क्या होता है। इफ यू टेक अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल क्या होता है? सर्कल विद रेडियस 1 यूनिट लेंथ, यानी कि ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस यूनिट लेंथ की हो, देन एंगल सबटेंडेड बाय 1 यूनिट आर्क लेंथ इज इक्वल 1 यूनिट आर्क लेंथ एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड इज इक्वल टू 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन कितना एंगल होता है कि एक 1 यूनिट आर्क लेंथ हो, 1 यूनिट आर्क की लेंथ हो, और उस 1 यूनिट आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबस्टेंड होता है, एंगल सबस्टेंडेड बाय 1 यूनिट आर्क लेंथ एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू 1 रेडियन। मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस है ये यूनिट सर्कल की रेडियस है, यानी कि ये भी यूनिट लेंथ की है, और आपका जो आर्क लेंथ है वो भी यूनिट लेंथ का है। तो आपका जो थीटा बनेगा इस कंडीशन में वो 1 रेडियन कंसिडर किया जाएगा। आपका जो थीटा होगा वो L/R इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है। आपका आर्क लेंथ आपने एज्यूम करा हुआ है 1 यूनिट, रेडियस आपका यूनिट सर्कल का है तो 1 यूनिट, और इसका जो रेशियो आएगा वो हमारा थीटा है, और जो कि 1 रेडियन होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 1। व्हाट इफ रेडियस इज नॉट 1 यूनिट? अगर रेडियस 1 यूनिट ना हो, यानी हमारा यूनिट सर्कल ना हो, तो क्या कंडीशन रहेगी? तो आर थीटा इज इक्वल टू एल, आर थीटा इज इक्वल टू एल वुड स्टिल वर्क। ये फॉर्मूला अभी भी वर्क करेगा, बट जो 1 रेडियन की डेफिनेशन होगी उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे? बट टू हैव 1 रेडियन एंगल, मान लेते हैं आपके पास यूनिट सर्कल नहीं है, 2 यूनिट 3 यूनिट किसी भी यूनिट में आपके पास रेडियस हो, तो उस कंडीशन में हमारा 1 रेडियन एंगल कितना होगा?
तो उसको ही मैं यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। बट टू हैव 1 रेडियन एंगल वैल्यू द आर्क लेंथ मस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। मान लेते हैं कि आपके पास यूनिट लेंथ का सर्कल नहीं है, जो आपके पास यूनिट सर्कल नहीं है, बट जितनी भी रेडियस का आपके पास सर्कल है उतना ही आपके पास अगर आर्क लेंथ है, तो उस कंडीशन में जो एंगल फॉर्म होगा वो फिर दोबारा जो है आपका 1 रेडियन का ही माना जाएगा। यू कैन ईजिली एनालाइज, आप इजीली इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं फॉर सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क मान लेते हैं आर्क यहाँ से लेकर और यहाँ तक मिली, यानी आपको सेमी सर्कल मिला। तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए आपके पास आर्क लेंथ कितनी होगी, पाई आर। 2 पाई आर कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, तो सेमी सर्कल के लिए जो आर्क लेंथ होगी पाई आर होगी। तो आर्क लेंथ हमारी पाई आर होगी, और थीटा आर हमारा जो है रेडियस कुछ भी हो सकता है। तो पाई आर डिवाइडेड बाई आर क्या होता है, थीटा। तो एंगल क्या निकल कर आएगा, सेमी सर्कल के लिए एंगल निकल आएगा पाई रेडियन। अगर हमारे पास हमारा जो रोटेशन है, यानी हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो, सर्कमफ्रेंस आर्क लेंथ अगर हमारे पास है, तो एल की जगह पे 2 पाई आर आएगा और डिवाइडेड बाय आर, एल अपॉन आर। तो ये थीटा हमारा कितना आएगा, 2 पाई। यानी कंप्लीट रोटेशन के लिए जो थीटा होता है, जो रेडियन में एंगल होता है, वो 2 पाई रेडियन होता है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन निकल कर आता है कि भाई रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। पाई रेडियन हाफ रिवोल्यूशन होता है, या फिर सेमी सर्कुलर आर्क लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री होगा। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। और अगर इसको आप सॉल्व करें 22/7 लेके 22/7 यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करें, तो ये आता है 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स। ये मिनट्स क्या होते हैं, ये अभी मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ, उसमें मैंने फर्दर समझाया हुआ है। तो अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल कर आने वाला है। इसी तरीके से अगर आपके पास 1 डिग्री के लिए आपको रेडियन में वैल्यू चाहिए, तो 1 डिग्री कितने रेडियन होगा, इसको जस्ट आपने पलट देना है। देखिए आप 1 डिग्री यहाँ रखेंगे तो इधर जाके पलट जाएगा, ये पाई ऊपर चलेगा, 180 नीचे आ जाएगा। तो 1 डिग्री इतने रेडियन होगा। तो 1 डिग्री इतने रेडियन है, पाई की वैल्यू रखोगे यहाँ पर दोबारा, तो 1 डिग्री आपको इतने रेडियन निकल के आएगा। और ये दोनों वैल्यूज है अप्रॉक्स हैं। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। इसको बड़ी आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए 6 रेडियन को डिग्री में करना है, 1 रेडियन इतने डिग्री होता है, तो 6 रेडियन इतने डिग्री हो जाएगा। अब आपने पाई की जगह पे वैल्यू रख देनी है, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, 22 नीचे है। अब आप 22 से इसको डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन नहीं जाएगा, क्वोशिएंट में आपको इतना मिलेगा। और 11 से आप डिवाइड करें, क्योंकि देखो आप इसको 2 से पहले क्रॉस कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ 11 आ चुका होगा। तो जब आप 11 से जो नंबर आपको मिलेगा कोरस्पॉन्डिंग, उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको कोफिशिएंट मिलेगा, सॉरी क्वोशिएंट मिलेगा, और आपको रिमाइंडर में 7 मिलेगा, और डिवाइजर आपका 11 है। अब इसको फर्दर, अभी आपके पास डिग्री मेजर ये आया और इतने डिग्री और आपके पास आए। अब ये डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो आप इसको 1 डिग्री के अंदर 16 मिनट्स होते हैं, सॉरी 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है, तो 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है, तो इतने डिग्री कितने मिनट्स होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कंप्लीट डिवीजन करेंगे, तो अपने पास इतने मिनट्स कंप्लीट निकल कर आएंगे और इतने मिनट्स और निकल कर आएंगे। अब ये फ्रैक्शन में है मिनट्स, तो अब हम इन मिनट्स को सेकंड्स में चेंज कर देंगे। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो इतने मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स होंगे, इसको 60 से हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये मिनट फिर सेकंड्स में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 10.9 सेकंड्स वैल्यू आती है, जिसको हम अप्रोक्स में 11 सेकंड्स मान सकते हैं। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 11 सेकंड्स, ये वैल्यू डिग्री में, मिनट में और सेकंड में आई किसके लिए, 6 रेडियन के लिए। आप इस तरह के और क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में भी और एक्सरसाइजेज में भी, आप उनको सॉल्व करके अपने इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, इस वीडियो के, और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन। All trigonometric functions are defined
इन अ यूनिट सर्कल। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो डिफाइन किए गए हैं, उनकी डेफिनेशन बनाई गई है इन अ यूनिट सर्कल। ये वही यूनिट सर्कल है जिसको अभी हमने रेडियन और डिग्री मेजर में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इट इज क्लियर दैट, आप इस फिगर से ये आसानी से देख सकते हैं, आपको आसानी से इस चीज समझ में आएगी कि जबकि हम ये मान के चलेंगे आपको क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 10th की ट्रिग्नो आपको आती है। तो देखिए ये जो पॉइंट है, हमने इस यूनिट सर्कल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा हुआ है। पहले ये समझिए कि इस सर्कल का, इस यूनिट सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है और यहां से यहां तक की सर्कमफ्रेंस की लेंथ ये 1 होगी। अब इस पॉइंट तक जाने के लिए आप एक्स एक्सिस में कुछ मूव करेंगे और वाई एक्सिस में कुछ मूव करेंगे और मान लेते हैं कि आपका जो ये इनिशियल आपकी रे थी और अब ये रे यहाँ आ चुकी है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो आपका थीटा पॉजिटिव है, एक्स डिग्री आपने मूव करा, रोटेट करा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ए और बी होंगे। अब ये ए जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस है और ये जो बी है स्मॉल, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में एमओपी में परपेंडिकुलर है। तो आप आसानी से एक रिलेशन बना सकते हैं कि ये जो ए है ये ओपी कॉस थीटा होगा और ओपी तो 1 है, थीटा बोल लीजिए या फिर एक्स बोल लीजिए, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। वैसे तो इसने ओपी कॉस थीटा यानी ओपी कॉस एक्स होना था, बट ओपी तो 1 है यानी 1 इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ही रहेगा। इसी तरीके से आपकी जो बी वैल्यू है ये साइन थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो बी हमारा हो जाएगा साइन एक्स। अब आप यहां से चेक कर सकते हैं, फिगर में आपको दिख रहा है कि ये जो साइन एक्स की वैल्यू है यानी साइन एक्स का किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, बी की। तो ये जो बी वैल्यू आपकी मिनिमम 0 हो सकती है, मिनिमम आपकी -1 हो सकती है और मैक्सिमम आपकी +1 हो सकती है और इन बिटवीन जो वैल्यूज है वो भी हो सकती हैं। तो साइन एक्स जो है यानी कि बी जो है ये आपका -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। इसी तरीके से कॉस एक्स भी आपका, ये जो ए वैल्यू है ये मैक्सिमम आपकी 1 हो सकती है और मिनिमम आपकी -1 हो सकती है, तो ये रेंज है। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होगा, हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके 1 के इक्वल होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 1 के इक्वल है और ए स्क्वायर यानी कि साइन एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर एक्स 1। ये वही फॉर्मूला है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, हमें ये भी इस मतलब जो फिगर थी उसमें समझ में आएगा कि जो साइन की वैल्यू है वो 2n पाई प्लस एक्स में सेम आ रही है, यानी कि इस इंटरवल के बाद अगर आप कोई थीटा लेते हैं तो आपको साइन 2n पाई प्लस एक्स साइन एक्स के ही इक्वल आएगा, क्योंकि 2n पाई में आपका एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, एक रोटेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, तो दोबारा आप उसी वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से कॉस में भी इसी तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलता है कि कॉस 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। और जो साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगी, यानी कि प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, इस तरीके से प्लस माइनस n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब x की वैल्यू होगी तो साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि देखो साइन एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स हमारा b है, b 0 कब होगा, जब आपका थीटा 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो। आप फिगर में चेक कर सकते हैं इसको, ये b आपका इधर आए तो भी b आपका 0 है और b इधर आएगा तो भी आपका b 0 है। तो इस फिगर में क्लियर हो रहा है। और हमारा जो cos x है वो 0 कब है, cos x हमारा a है, तो a कब 0 है, जब हमारा पाई की वैल्यू π/2 हो, 3 पाई 2 हो, फिर या फिर हमारे पास 5 π/2 हो, 7 π/2 हो, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर हमारी x की वैल्यू होती है तो cos x 0 होता है। तो sin x की वैल्यू इन थीटास पे 0 होगी, इसी तरीके से cos x की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 होगी। अब देख लेते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके
डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या साइन रहने वाले थे। इट इज क्लियर दैट cos माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। अब देखिए अगर हमारा थीटा नेगेटिव हो, माइनस एक्स हो, तो उस कंडीशन में अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी अगर मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, यानी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो अगर हमारा थीटा नेगेटिव है तो उस कंडीशन में हमारा जो ए है वो पॉजिटिव ही रहता है। cos माइनस एक्स जो कि ए है वो हमेशा पॉजिटिव है, यानी cos x के ही इक्वल है। जबकि साइन माइनस एक्स, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में थीटा लेते हैं तो साइन माइनस एक्स आपका माइनस भी आता है, यानी कि माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि बी तो साइन एक्स है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स। तो cos माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। सिमिलरली tan माइनस एक्स अगर आप देखें तो tan माइनस एक्स साइन माइनस एक्स प्लस अपॉन में cos माइनस एक्स होगा। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है और cos माइनस एक्स cos एक्स है, तो ये ओवरऑल वैल्यू माइनस tan एक्स आएगी। इसी तरीके से sec माइनस एक्स इक्वल होगा 1 अपॉन में cos माइनस एक्स, और cos माइनस एक्स तो पॉजिटिव cos एक्स है, तो यानी कि तो sec माइनस एक्स इक्वल होता है sec एक्स। यहाँ पर हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साइन क्या रहने वाले हैं। साइन और कॉस दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, इसलिए हमारा कॉसेक और सेक भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो उनके रेसिप्रोकल होते हैं। इसके अलावा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो टेन और कॉट हैं वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो हमारा ए देखिए नेगेटिव हो जाएगा और बी हमारा पॉजिटिव होगा। तो ए से जुड़े हुए जो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी कि cos x से जुड़े हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि cos x अगर नेगेटिव है तो sec भी नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो tan है और cot है उसमें हमारा साइन और cos दोनों आते हैं। अब साइन हमारा पॉजिटिव है और cos हमारा नेगेटिव है, तो tan और cot इसमें नेगेटिव आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो tan और cot हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें नेगेटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos और sec देखिए cos यहाँ पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा, cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा sec और cos पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें नेगेटिव होते हैं। आइए डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो sin x में के डोमेन की अगर हम बात करें और cos x के डोमेन की बात करें तो वो कॉमन है, यानी हम x की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, यानी हमारा थीटा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। आप कितना भी रोटेट कर सकते हैं ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई रोक नहीं है आपको। बट रेंज हमारी जो है साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में वेरी करेगी। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती। ये आप वो जो मैंने यूनिट सर्कल बना रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो साइन एक्स क्या है, बी है, बी की वैल्यू मैक्सिमम 1 जा रही थी, मिनिमम -1 जा रही थी। ऐसे ही कॉस एक्स क्या था, ए था, ए की वैल्यू मिनिमम -1 जा रही थी और मैक्सिमम +1 जा रही थी। तो इस यही रेंज है इन दोनों की। अब cos x को देख लेते हैं। cos x होता है 1 अपॉन साइन एक्स। अब सबसे पहले डोमेन को यहाँ देख लेते हैं कि x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जहाँ पर हमारा x का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा वहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा cos x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी हमारी x इसका डोमेन क्या होगा कि हम सभी रियल वैल्यूज लेंगे बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं लेंगे। ये डोमेन हमारा cos x का हो जाएगा, जहाँ पर n यहाँ पे n पाई है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की बात कर रहे हैं। और रेंज देखिए हमारा जो साइन एक्स है वो +1 और -1 हो सकता है, तो उस कंडीशन में तो हमारा रेंज जो है -1 और +1 हो जाएगा। इसके अलावा हमारा साइन एक्स जो है 0 से +1 के बीच में या फिर 0 से -1 के बीच में रहेगा, यानी 1 से छोटी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, बट -1 और 0 के बीच में और 0 और +1 के बीच की वैल्यूज आएंगी। इसलिए ये रेशियो हमेशा हमारा 1 से बड़ा आएगा और -1 से छोटा आएगा। अब बात करते हैं sec x की।
सेक एक्स में हम देखेंगे सेक एक्स को लिखते हैं हम 1/cos x, और cos x cos x की वैल्यू 0 जब हो जाएगी तो सेक एक्स हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेक एक्स की वैल्यू cos x की वैल्यू 0 कब होगी? जब हमारा ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। यानी कि हमारा जो डोमेन है सेक एक्स के लिए वो ये होगा कि रियल नंबर में से आप ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को इग्नोर करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में cos x 0 हो जाएगा और sec x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। रेंज की फिर वही बात है जो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस करा कि हमारा 1/cos x क्या वैल्यू देगा, हमेशा ये वैल्यू हमारी 1 से बड़ी और -1 से छोटी आने वाली है, और 1 और -1 के इक्वल भी आ चाहिए। 1 और -1 के इक्वल कब आएगी? जब हमारा cos x 1 और -1 के इक्वल होगा। बाकी कंडीशन में ये cos x की वैल्यू कहाँ वेरी करती है? -1 और 0 के बीच में, और 0 और +1 के बीच में। तो ये जो ओवरऑल फ्रैक्शन है ये हमारा 1 से ग्रेटर होगा और -1 से छोटा होगा। अब tan x की बात करते हैं। tan x में देखिए tan x इस तरीके से डिफाइंड है कि sin x/cos x, तो डोमेन जो है वही है कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 इस पर हो जाता है, तो हम x की जगह पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं ले सकते। रेंज हमें रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर में रेंज क्यों मिलेगा? जब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ये रेंज आएगी, और जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा x की उन वैल्यू कुछ वैल्यूज़ के लिए जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन भी बन सकता है ना, तो उस कंडीशन में हमारी रेंज इनके बीच की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, तो हमारे पास रेंज रियल नंबर्स का सेट होगा। इसी तरीके से cot x इस तरीके से डिफाइंड है, तो इसमें sin x जब 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो sin x 0 कब होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो हम ये डोमेन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। और cot x दोबारा जो है हमें रेंज रियल नंबर्स देगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी बन सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बन सकता है। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यूज़ -1 और +1 के बीच की आएंगी, और जब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो रेंज हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी। तो हमारा होल सेट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पर कवर हो जाता है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ cot x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत ईजी है। देखिए tan x हमारा 1/cot x होता है, तो इस तरीके से हमें tan x तो दिया हुआ है, सॉरी cot x दिया हुआ है, तो tan x हमारा इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, और वो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cot और tan दोनों नेगेटिव होते हैं। अब sec x को देखिए हम फॉर्मूला जाते हैं 10th क्लास से, तो इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 + tan² x हमारा sec² x के इक्वल होता है ना, तो वहाँ से हमारे पास प्लस माइनस में ये वैल्यूज आएंगी। बट क्योंकि हमारा जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec x नेगेटिव होता है, तो हम इस प्लस माइनस से नेगेटिव वाली वैल्यू को उठाएंगे। और अगर हमारे को sec x पता चल गया तो cos x भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि cos x जो है sec x का रेसिप्रोकल होता है। और sin x कैसे निकालेंगे? sin x होता है 1 - cos² x का अंडर रूट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्लस माइनस में वैल्यू मिलेंगी। अब क्योंकि हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin x हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे। और एक बार हमारा sin x मिल गया हमको, तो cos x इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हमको पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर मिल गए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x दिस sin 31π/3। तो बड़ा इजी है। देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगर इसमें इसको मल्टीप्लाई करूँ और इसको ऐड करूँ तो यही वैल्यू हमको निकल कर आएगी। अब इस वैल्यू को, इस थीटा वैल्यू को इस तरीके से लिखने से फ़ायदा ये है कि ये जो है 2nπ प्लस में x की फॉर्म में आ गया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइन जो फंक्शन है वो 2nπ के बाद रिपीट करता है। 2nπ इसका पीरियड है, 2π इसका पीरियड है कि हर 2π पीरियड के बाद जो है वैल्यू रिपीट होती है। तो हम साइन 10π, जो कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन 5 × 2π, 5 × 2π प्लस π/3, तो ये हो जाएगा साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू आपको पता है, तो जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू साइन π/3 की है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहां पर हमारे को ये जो हमने डोमेन और रेंज डिस्कस करे हैं, डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो भी मैंने डिस्कस करे, ये हमें ग्राफ बनाने में काम आएंगे, यूजफुल होंगे। तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।